दोस्तों गार्गी क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो हमारी सीरीज चल रही है। उसमें हम लोगों ने कल प्रियम्बल को डिस्कस किया था। और मैंने जैसा कि कल भी आपको बताया था कि प्रियम्बल के हमारी टोटल दो पार्ट्स आएंगे प्रियम्बल को लेकर के। उसी सीरीज में जो है हमारी ये सेकंड वीडियो है प्रियम्बल से रिलेटेड, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रेम्बल के में जो प्रेम्बल के अंदर जो कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स यूज किए गए उनको डिटेल में समझेंगे कि उन कीवर्ड्स का क्या इंपॉर्टेंस है। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रेम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के चार एलिमेंट्स को शो करता है। कि एक तो ये ऑब्जेक्टिव बताता है, दूसरा प्रेम्बल जो है वो हमें इंडियन सोसाइटी का नेचर बताता है, एंड उसके अलावा डेट ऑफ अडॉप्शन। ये इस तरह से ये तीन चार चीज़ें हमको जो है वो आपके प्रेम्बल से आइडिया होता है। तो आज इसी सीरीज को आगे करते हुए हम लोग आज की इस वीडियो में प्रेम्बल में जितने भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उनको समझेंगे। साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि प्रेम्बल के में अमेंडमेंट को लेकर के क्या स्टैंड है करंट टाइम पर सुप्रीम कोर्ट का, और क्या इसका स्टेटस है, इसमें अमेंडमेंट पॉसिबल है या नहीं है। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग जब प्रियम्बल पढ़ते हैं तो उसका जो पहला वर्ड है वो है वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये क्या शो करता है या इसका जो है क्या मायने हैं इस वर्ड को ऐड करने के पीछे। ये अपने आप में इंडिकेट करता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो अल्टीमेट सॉवरेनिटी है वो पीपल ऑफ इंडिया, यानी जो जनता है, भारत की जो जनता है, उसको जो है अल्टीमेट सॉवरेनिटी दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। सॉवरेनिटी का मतलब नॉर्मली अभी सॉवरेनिटी का मतलब होता है कि एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी स्टेट की, जिसमें कोई और स्टेट या कोई और एक्सटर्नल पावर आकर के क्या नहीं कर सकती है, कंट्रोल नहीं कर सकती है। यानी सॉवरेनिटी का मतलब होता है कि उस जो कंट्री सॉवरन होती है वो अपने एक्सटर्नल और इंटरनल अफेयर्स को लेकर के डिसीजन लेने के लिए पूरी तरह से क्या रहती है, इंडिपेंडेंट रहती है। उसे बाहर से किसी से एड और एडवाइस की जरूरत नहीं है। ठीक है। एंड दूसरा जो वर्ड है वो प्रेम्बल में हम लोग देखेंगे वी द पीपल ऑफ इंडिया के बाद में वो यूज किया गया सॉवरन। अब यहाँ पे सॉवरन टर्म के जो बेसिकली हम लोग इसके देख सकते हैं कि सॉवरन का क्या मतलब है। इसके बेसिकली इसको हम लोग तीन तरह से समझ सकते हैं। सॉवरन का मतलब है कि हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है अपने आप में। यानी उसे देश के अंदर के और देश के बाहर के जो भी डिसीजंस है वो लेने का पूरा पूरा अधिकार है, और इसके लिए हमें किसी बाहर से या किसी एक्सटर्नल पावर से कोई भी इंटरफेरेंस या एडवाइस की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ जो हमारी कंट्री है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सॉवरन वर्ड यूज होने का मतलब है कि हम लोग किसी एक्सटर्नल पावर के डोमिनियन नहीं है। जैसा कि ब्रिटिशर्स टाइम पर हुआ करता था कि जब हम लोग ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थे तो ब्रिटिशर्स के हम लोग डोमिनियन माने जाते थे। एंड साथ ही साथ सॉवरन का जो तीसरा मतलब है वो ये समझा जा सकता है कि कंट्री का जो लेजिस्लेचर है उसके पास पावर होगी कि वो कुछ लिमिटेशंस के साथ जो है कंट्री के लिए, कंट्री के इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स को मेंटेन करने के लिए कोई भी लॉ बना सकता है। यहाँ पे कुछ सर्टेन लिमिटेशंस बोली गई है जो कि सिचुएशन वाइज डिपेंड करेगा। तो सॉवरन का मतलब होता है कि एक ऐसा देश जो कि अपने इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजंस को लेने के लिए या उनसे रिलेटेड लॉ बनाने के लिए जो है उसी उसके पास इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होती है, और उस पर जो है किसी एक्सटर्नल पावर का कोई कंट्रोल या डोमिनियन नहीं होता है। ऐसे कंट्री को हम लोग सॉवरन कहते हैं। ती, तीसरा जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड यूज किया गया प्रेम्बल में वो है सोशलिस्ट। देखिए, सोशलिस्ट का मतलब बेसिकली आप सब लोग जानते हैं कि ये एक समाजवाद होता है। सोशलिस्ट टर्म का मतलब है कि हम लोग जो मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो सोसाइटी में वेलफेयर करना उसका मेन ऑब्जेक्टिव होगा। वेलफेयर करने का मतलब है कि गवर्नमेंट की जो प्रायोरिटी है वो वीकर सेक्शंस का डेवलपमेंट होगा, और अपने सोशलिस्ट एंड्स को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो डेमोक्रेटिक मीन्स यूज करेगी, लोकतांत्रिक प्रणाली यूज करेगी। यानी सभी को इक्वली ट्रीट किया जाएगा, और खासतौर से जो आपके जो वीकर सेक्शंस है उनको गवर्नमेंट प्रायोरिटी में रखेगी। एंड सोशलिस्ट होने का मतलब इसमें यह भी इनहेरेंट है कि हमारे सोशलिस्ट सिस्टम में मिक्स्ड इकोनॉमिक पर फेद किया गया है, कि मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को जो है यहाँ पर अडॉप्ट किया गया है, जिसमें प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों एक साथ मिलकर के क्या करेंगे, कंट्री के डेवलपमेंट और लोगों के वेलफेयर के लिए काम करेंगे। एंड
साथ ही साथ ये जो सोशलिस्ट वर्ड है, ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन या ओरिजिनल जो प्रेम्बल थी, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रेम्बल थी उसमें शामिल नहीं था। इसे 42nd अमेंडमेंट 1976 के बाद जो है ऐड किया गया था प्रेम्बल में। तो ये याद रखने वाली चीज है हमें कि सोशलिस्ट वर्ड जो है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रेम्बल है उसमें शामिल नहीं थी, सही नहीं था। ये जो है 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के जरिए इसे कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है सेक्युलर। सेकुलर का मतलब हम सब लोग जानते हैं कि एक ऐसा कंट्री जहां पर सभी रिलीजन्स को जो है इक्वल रिस्पेक्ट, प्रोटेक्शन और सपोर्ट मिलती है सरकार की तरफ से, उस कंट्री को जो है सेकुलर नेशन माना जाता है। तो सेम यही चीज़ हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी फॉलो की गई है कि इंडिया एक सेकुलर नेशन है जहां पर सभी रिलीजन्स को इक्वल रिस्पेक्ट, प्रोटेक्शन और सपोर्ट दी जाएगी सरकार की तरफ से। या तो गवर्नमेंट सभी रिलीजन्स के लिए जो है वो एफर्ट्स करेगी, या ऐसा नहीं होगा कि गवर्नमेंट किसी एक स्पेसिफिक रिलीजन को ही सपोर्ट करे या जो है उसको फेवर करे, ऐसा नहीं होगा। या तो वो सभी को बेनिफिट्स देगी या अदरवाइज किसी एक स्पेसिफिक रिलीजन के लिए बेनिफिट्स या सपोर्ट नहीं करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है हिंदू जो हिंदू जो पिलग्रिम्स हैं उनको अमरनाथ की यात्रा कराती है, तो वहीं मुस्लिम या इस्लामिक पिलग्रिम्स को जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मक्का मदीना हज यात्रा कराती है, जो इंडियन गवर्नमेंट के सेक्युलर नेचर को शो करता है। और सेक्युलर वर्ड भी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल में शामिल नहीं था, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के जरिए इसको भी ऐड किया गया। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड है वो है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक कहने का क्या मतलब है, क्योंकि प्रेम्बल में बोला गया कि इंडियन सोसाइटी का जो नेचर होगा वो डेमोक्रेटिक होगा। डेमोक्रेटिक कहने का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन को जो है एक डेमोक्रेटिक वे के जरिए क्या किया गया है, एस्टेब्लिश किया गया है। यानी कॉन्स्टिट्यूशंस को बनाने के लिए जो लोग थे उनको जो जनता ने चुना था, और कहीं ना कहीं जो है इसको जो ऑथोरिटी है इसमें जो है इलेक्शंस के थ्रू लोगों ने अपनी विल को एक्सप्रेस किया और ऑथोरिटी दी उनको कि वो हमारे लिए लॉ बनाए। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन को एस्टेब्लिश किया गया वो डेमोक्रेटिक फॉर्म में, यानी इलेक्टेड पीपल्स ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है, जो कि कहीं ना कहीं पीपल्स की विल को एक्सप्रेस करते हैं। तो डेमोक्रेटिक कहने का ये मतलब है। नेक्स्ट जो एक इंपॉर्टेंट और कीवर्ड यूज किया गया वो है, जो कि लास्ट कीवर्ड है, जो कि इंडियन सोसाइटी के नेचर को शो करता है, वो है रिपब्लिक। रिपब्लिक कहने का मतलब है कि रिपब्लिक टर्म इंडिकेट करता है कि हेड ऑफ स्टेट जो होगा कंट्री का वो इलेक्टेड होगा, इलेक्टेड बाय द पीपल होगा। अब देखिए किसी भी कंट्री में दो तरह के हेड हेड होते हैं, एक हेड ऑफ स्टेट होता है और एक हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है। जो हेड ऑफ स्टेट है वो इलेक्टेड बाय द पीपल होगा, यानी जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि होगा, ठीक है। और हमारे कंट्री में जो हेड ऑफ स्टेट है वो प्रेसिडेंट है। तो हमारे कंट्री में प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है और इलेक्टेड पर्सन ही हमारी कंट्री में प्रेसिडेंट बन सकता है, जो इस बात को इंश्योर करता है कि इंडिया एक रिपब्लिक है। क्योंकि रिपब्लिक होने के लिए जरूरी है कि कंट्री का जो हेड ऑफ स्टेट, जो कि हमारी कंट्री के अंदर प्रेसिडेंट है, वो इलेक्टेड होना चाहिए, साथ ही साथ हेरिडेटरी नहीं होना चाहिए, यानी वो जो है आनुवांशिक रूप से नहीं होना चाहिए। जैसा कि ब्रिटेन में देखने को मिलता है कि वहां पर जो है आज भी महारानी वाला ट्रेडिशन जारी है और एक फैमिली विशेष से ही वहां पे महारानी आती है, बट हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है। और इंडिया में हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट का प्रॉपर, हालांकि इलेक्शन इनडायरेक्टली होता है बट इलेक्टेड होता है वो फिर, तो इसलिए जो है इंडिया एक रिपब्लिक नेशन है। अब नेक्स्ट जो प्रेम्बल को पढ़ के हमको जो नेक्स्ट चीज मालूम पड़ती है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में मालूम पड़ता है। तो उसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं कि देखिए इस प्रेम्बल को पढ़ के जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है ये मालूम पड़ता है। कहा गया कि ऑब्जेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन इस कंट्री का, हमारी कंट्री का सुप्रीम लॉ है, और ये पूरी कॉन्स्टिट्यूशन का काम होगा कि वो कंट्री या सोसाइटी के अंदर जो है इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखे, साथ ही साथ सिटीजन्स के बीच जो है यूनिटी को प्रमोट करे, जिससे कि एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण किया जा सके, एक ग्रेट नेशन का जो है बिल्ड किया जा सके। तो कॉन्स्टिट्यूशन कंट्री का सुप्रीम लॉ है जो हेल्प करेगा सोसाइटी के अंदर इंटीग्रिटी को मेंटेन करने में, साथ ही साथ सिटीजन्स के बीच में यूनिटी को प्रमोट करेगा, और जिससे कि एक ग्रेट नेशन की बिल्ड किया जा सके। एंड उसके अलावा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो ये भी है कि पूरे देश भर में जो है हार्मनी को प्रमोट करना है। हार्मनी कहने का मतलब है कि सभी कम्युनिटीज आपस में मिलजुल करके रहें। नेक्स्ट
जो चीज़ें, अब देखिए, ये जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनको अचीव करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनको प्रियम्बल में बताया गया है कि जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए जस्टिस प्रोवाइड करेगी। और जस्टिस जो वो टोटली 3 तरह के होंगे। क्या जस्टिस का मतलब क्या है? देखिए, सोसाइटी में ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव इस प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के द्वारा जो प्रोविजंस प्रोवाइड किए गए उनको गवर्नमेंट क्या करेगी, जो प्रॉमिस किए गए उनको मेंटेन, उनको जो है इम्प्लीमेंट करेगी ताकि सोसाइटी में जस्टिस को मेंटेन किया जा सके, ऑर्डर मेंटेन किया जा सके। अब इस जस्टिस के 3 एलिमेंट्स हैं कि 3 तरह के जस्टिस जो है हमको प्रोवाइड करने सोसाइटी के लोगों को, जिससे कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। वो है सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। तो देखिए, अब एक एक करके हम ये भी समझ लेते हैं कि सोशल जस्टिस का मतलब क्या है। सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय। सोशल जस्टिस का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है, उस कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी सोसाइटी बनाना चाहता है जहां पर किसी के भी साथ कास्ट, क्रीड, जेंडर एंड रिलीजन किसी भी ग्राउंड्स के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन ना हो। या दोबारा से मैं रिपीट करता हूँ, देखिए, सोशल जस्टिस का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी सोसाइटी बनाना चाहता है जहां पर किसी भी पर्सन के साथ उसकी कास्ट, क्रीड, जेंडर और रिलीजन के बेसिस, किसी भी ग्राउंड्स के बेसिस पर जो है डिस्क्रिमिनेशन ना हो। बात करते हैं इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस में 2 चीजें हैं। इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब है कि किसी भी पर्सन के साथ जो उसकी वेल्थ, इनकम और इकोनॉमिक स्टेटस के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा या कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। और साथ ही साथ हर पर्सन को जो है इक्वली, जो है इक्वल पोजीशन मिलनी चाहिए और इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए जिससे कि वो लिविंग अर्न कर सके। ये गवर्नमेंट इंश्योर करेगी हर पर्सन को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले और इक्वल पोजीशन मिले। तीसरी जो चीज है, तीसरी जो जस्टिस की बात की गई वो की गई है पॉलिटिकल जस्टिस। कि कहा गया है कि हमारी कंट्री में जो है जस्टिस प्रोवाइड करे गवर्नमेंट, मेंटेन कर जस्टिस, ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जस्टिस प्रोवाइड करना होगा। और उसके लिए 3 तरह के जस्टिस थे जिसमें तीसरा जस्टिस है पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब है कि कंट्री के जो जितने भी लोग हैं, सभी लोग जो हैं उनकी इक्वल, फ्री एंड फेयर राइट होना चाहिए पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज में शामिल होने के लिए। कि किसी भी पर्सन को जो है फ्री, इक्वल और फेयर राइट मिलना चाहिए पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज में पार्टिसिपेट करने का। और किसी भी कास्ट, जेंडर और रिलीजन के ग्राउंड्स पर जो है उसको पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज में पार्टिसिपेट करने से नहीं रोका जाएगा। तो ये थे जस्टिस के मायने। जैसे कि अभी पॉलिटिकल जस्टिस को इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, हमने देखा कि हाल ही में गवर्नमेंट ने वुमेन्स को जो है 1/3 सीट रिजर्व की है पार्लियामेंट में, लोकसभा के इलेक्शंस में। जो कि इस पॉलिटिकल जस्टिस को शो करता है कि गवर्नमेंट पॉलिटिकल जस्टिस को अचीव करने के लिए उसने ये जो है चीज इंश्योर की है। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने के लिए इक्वलिटी भी लानी होगी सोसाइटी में। और इक्वलिटी का मतलब है कि सोसाइटी में कोई भी स्पेशल, सोसाइटी में ऐसा कोई सेक्शन नहीं होगा जिसको कि स्पेशल प्रिविलेजेस हो। सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेंगी और किसी के भी साथ जो है कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। इक्वल अपॉर्चुनिटी कहने का मतलब है गवर्नमेंट जॉब्स हो गए, वहाँ पर सब किसी को गवर्नमेंट जॉब्स में जब अपॉर्चुनिटी जो है केवल इस आधार पे नहीं रोकी जाएगी क्योंकि वो किसी स्पेसिफिक कास्ट, जेंडर, क्रीड या रिलीजन से बिलोंग करता है। एंड इक्वलिटी में जो दूसरी चीज है वो कि सभी व्यक्ति, सभी पर्सन जो है, एवरीवन जो है वो इक्वल होंगे कानून के सामने, इक्वल बिफोर द लॉ। यानी कानून सभी को एक जैसा ट्रीट करेगा। लॉ सबसे ऊपर है, लॉ से ऊपर कोई नहीं है और लॉ के हिसाब से ये डिसाइड होगा। और लॉ जो है किसी भी पर्सन के साथ कास्ट, जेंडर, रिलीजन और वही क्रीड, किसी भी बेसिस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। तीसरी जो चीज हमको इंश्योर करनी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, वो है लिबर्टी। कि इंडियन सोसाइटी के हर एक सिटीजन्स को क्या मिले, लिबर्टी मिले। और लिबर्टी का मतलब है कि हर इंसान को, हर पर्सन को जो है अपनी वे ऑफ लाइफ चूज करने का पूरा राइट होना चाहिए, अपने पॉलिटिकल व्यूज एक्सप्रेस करने का पूरा अधिकार होना चाहिए, साथ ही साथ सोसाइटी में कैसा बिहेवियर करना है इसका भी उसको राइट होना चाहिए। लेकिन यहाँ हमको ये भी समझना होगा कि लिबर्टी का मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी करने की आज़ादी दे दी गई है। लिबर्टी में हाँ ये बात है कि आप अपनी वे ऑफ लाइफ को चूज कर सकते हो, आपका जिंदगी जीने का तरीका है, आपके अपने अपने पॉलिटिकल व्यूज हो सकते हैं,
तो वो उसकी फ्रीडम दी गई। बट लिबर्टी डज नॉट मीन फ्रीडम टू डू एनीथिंग। लिबर्टी का मतलब कभी भी ये नहीं समझा जाएगा कि आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसको समझ तो इसको समझना बहुत जरूरी है कि लिबर्टी का मतलब कभी भी ये नहीं समझा जाएगा कि आप कुछ भी कर सकते हो। कोई भी पर्सन कुछ भी अपना मनपसंद प्रोफेशन एडॉप्ट कर सकता है, अपनी तरह से लाइफ जी सकता है, बट सेट लिमिट सेट बाय द लॉ। लॉ के द्वारा जो लिमिटेशन सेट की गई उसके अंडर में ही उसको अपनी लिबर्टी को एंजॉय करना होगा। लॉ से बाहर जाके या लॉ का वायलेशन करके वो जो है, या कंट्री की यूनिटी और इंटीग्रिटी को थ्रेट करके हम अपनी लिबर्टी एंजॉय नहीं कर सकते। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है। देन आगे देखिए, फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी की यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए एक जो चौथी चीज, सबसे जो लास्ट चीज जो इंपॉर्टेंट है, वो है कि फ्रेटर्निटी का माहौल बनाया जाए कंट्री के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करेगा कि फ्रेटर्निटी का एनवायरनमेंट तैयार हो। फ्रेटर्निटी का मतलब क्या है? फ्रेटर्निटी का मतलब है कि एक फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड और इमोशनल अटैचमेंट को क्रिएट किया जाए कंट्री और कंट्री के लोगों के बीच में। ठीक है, कि सभी लोग वहां पे भाईचारे के साथ रहें और एक इमोशनल अटैचमेंट हो कंट्री और कंट्री के लोगों के बीच में। इस फ्रेटर्निटी की वजह से क्या होगा कि कंट्री की जो है डिग्निटी और साथ ही साथ नेशन की यूनिटी को प्रमोशन मिलेगा। तो ये थी हमारी चारों चीजें जिसके जरिए हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं। अब देखिए, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इनका इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि जो ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो ऑब्जेक्टिव शामिल किए गए, ये वे ऑफ लाइफ प्रोवाइड करते हैं, जैसे फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, इक्वलिटी। और ये एक हैप्पी लाइफ का नोशन है, यानी इनके बिना आप हैप्पी लाइफ नहीं जी सकते। और तीनों ही जो वर्ड्स हैं, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, पहली बात तो मैंने कल भी आपको बताया था, ये तीनों वर्ड जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के से इंस्पायर्ड होकर के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिए गए हैं। और फिर अब समझते हैं कि देखिए, लिबर्टी जो है वो इक्वलिटी से अलग नहीं है, और इक्वलिटी लिबर्टी से अलग नहीं है। यानी लिबर्टी और इक्वलिटी एक अलग अलग नहीं चल सकते, ये एक दूसरे के पूरक हैं, यानी कॉम्प्लीमेंट्री है। यानी विदाउट इक्वलिटी लिबर्टी का कोई मतलब नहीं है, और विदाउट लिबर्टी इक्वलिटी का कोई मतलब नहीं है। नॉर कैन लिबर्टी एंड इक्वलिटी भी डाइवर्स फ्रॉम फ्रेटर्निटी। उसी तरह से लिबर्टी और इक्वलिटी भी फ्रेटर्निटी से अलग नहीं है, क्योंकि कहा जा रहा है विदाउट इक्वलिटी, अगर मान लीजिए इक्वलिटी नहीं होगी, तो उस केस में जो अगर आपको कंट्री में लोगों को इक्वलिटी नहीं है और उस लोगों को लिबर्टी दे दी है आपने, तो उस केस में क्या होगा कि कुछ लोगों का सोसाइटी पर कंट्रोल हो जाएगा, उनकी सुप्रीमेसी हो जाएगी, जिससे अदर लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होना तय है। तो इसलिए जो है विदाउट इक्वलिटी लिबर्टी पॉसिबल नहीं है। और वहीं उसी तरह से इक्वलिटी विदाउट लिबर्टी, मान लीजिए लिबर्ट आपने इक्वलिटी प्रोवाइड कर दी बट लिबर्टी नहीं है, तो इससे फिर क्या होगा कि जो इंडिविजुअल के जो इनिशिएटिव है वो किल कर दिए जाएंगे। सेम अगली जो चीज़ है कि विदाउट फ्रेटर्निटी, और अगर आप बिना फ्रेटर्निटी के लिबर्टी देते हो, तो उस केस में जो है वही बात है कि कुछ लोगों का जो है सुप्रीमेसी हो जाएगा कंट्री में। और विदाउट फ्रेटर्निटी, लिबर्टी एंड इक्वलिटी, और आपने मान लीजिए लिबर्टी एंड इक्वलिटी दे दी और फ्रेटर्निटी नहीं दी है, तो इससे जो है एक नेचुरल कोर्स ऑफ थिंग्स नहीं डेवलप हो पाएंगे। स्टेटस ऑफ अ प्रेम्बल। अब हम आज अगला जो हम लोग इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हमारे लिए मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट है कि प्रेम्बल का स्टेटस क्या है, यानी आज की डेट में क्या प्रेम्बल में अमेंडमेंट करना पॉसिबल है या नहीं है, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या बातें बोली हैं, सेवरल टाइम्स क्या क्या डिस्कशंस या क्या क्या जजमेंट रहे हैं, उसको समझते हैं। तो देखिए, प्रेम्बल में अमेंडमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसको लेकर के दो इंपॉर्टेंट केसेस हैं जिनमें सुप्रीम कोर्ट की ने अपनी जो है जजमेंट दिए, और उनसे हम समझते हैं कि वर्तमान में क्या स्टैंड है। सबसे पहले बेरूबारी केस आता है। बेरूबारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 143 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को रेफरेंस लिया और कहा कि देखिए, हम इंडो पाकिस्तान एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए बेरूबारी यूनियन जो कि जगह था उसको लेके जो विवाद था, एक्सचेंज इन द एनक्लेव विच वर डिसाइडेड फॉर कंसिडर्ड बाय द बेंच कंसिस्टिंग ऑफ 8 जजेस। बेसिकली बेरूबारी केस था क्या कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक बेरूबारी यूनियन को लेके एक एग्रीमेंट होना था, जिसमें आपस में कुछ एनक्लेव्स को एक्सचेंज करना था, और इसकी सुनवाई करने के लिए 8 जजेस क्या करते हैं, उनकी बेंच सेटअप होती है। बेरूबारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया और कहा कि देखिए, प्रियम्बल जो है, प्रियम्बल एक की है ओपन माइंड ऑफ द मेकर्स का, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के ओपन माइंड को शो करता है। बट
बेरूबारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट मानने से मना कर दिया। और जब क्योंकि बेरूबारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं माना, तो इसलिए ये भी कहा कि इसे कोर्ट में एनफोर्सेबल नहीं कराया जा सकेगा, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ही नहीं है। बल्कि कोर्ट का ये कहना था ये केवल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का एक ओपन माइंड का को शो करता है, बाद बाकी का इसका कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ लेना देना नहीं है, और इसीलिए ये कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल भी नहीं है। और जब एनफोर्सेबल नहीं है तो इसमें अमेंडमेंट भी नहीं हो सकता। तो ये स्टैंड तक सुप्रीम कोर्ट का बेरूबारी केस में कि अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता। फिर बाद में 1973 में एक बहुत ही फेमस केस आया जिसका नाम है केशवानंद भारती केस। और इस केशवानंद भारती केस में पहली बार 13 जजों की जो है वो बेंच असेंबल होती है और एक रिट पेटिशन को सुन रही थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इंपॉर्टेंट बातें दोहराई या कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कंक्लूड की। कहा देखिए, सबसे पहले तो केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि प्रेम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, और अब से जो है वो प्रेम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट माना जाएगा। लेकिन साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा कि देखिए प्रेम्बल जो है वो सुप्रीम पावर नहीं है, या ऐसा कोई सोर्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन नहीं है जिसके जरिए कि हम किसी भी पावर पर रिस्ट्रिक्शन या प्रोहिबिशन लगा सके। हाँ, बट प्रियम्बल एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जिससे कि कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने में, कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस हैं उनके प्रोविजंस को इंटरप्रिटेशन में प्रियम्बल हमारी हेल्प कर सकता है। तो इस केस में फाइनली जो कंक्लूड किया सुप्रीम कोर्ट ने वो ये किया कि प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, और क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है तो इसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है। देखिए फिर आगे 1995 का जो केस है उसमें एक और 1995 में एक और केस आता है, यूनियन गवर्नमेंट वर्सेस एलआईसी ऑफ इंडिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से इस चीज को दोहराया कि प्रेम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट है, और बट इट इज नॉट डायरेक्टली इन्फोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ जस्टिस इंडिया। बट इसको डायरेक्टली इन्फोर्सेबल नहीं कराया जा सकता, इसको इनडायरेक्टली कराया जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि प्रेम्बल में अमेंडमेंट को लेके क्या क्या चीजें हुई है, कितनी बार अमेंडमेंट हुआ है, और क्या इसमें अमेंडमेंट पॉसिबल है। तो जैसा कि केशवानंद भारती केस से हमने समझा कि वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने इसको कॉन्स्टिट्यूशन का इंपॉर्टेंट पार्ट माना और कहा कि इसमें भी अमेंडमेंट किया जा सकता है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 होता है। जब केशवानंद भारती के 1973 में आया तो इसमें यह डिसाइड होगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट होने का मतलब है कि प्रेम्बल को भी आर्टिकल 368 के जरिए, कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 368 है उसके जरिए अमेंडेड किया जा सकता है। बट इसमें एक जो इंपॉर्टेंट बात जो कि जिसके लिए केशवानंद भारती केस बहुत फेमस भी है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अमेंडमेंट जो होगा वो उस लिमिट तक होगा जिससे कि कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को नुकसान ना पहुंचे। तो यहाँ बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी भी दी। ये सब चीजें आगे की क्लासेस में हम लोग डिस्कस करेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। बट एक इंपॉर्टेंट बात समझनी है हमको कि केशवानंद भारती केस के बाद ये क्लियर हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 368 के तहत हम प्रेम्बल में भी अमेंडमेंट कर सकते हैं, बट वो अमेंडमेंट बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं करना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के। और अभी जो है, अभी तक का जो स्टेटस है उसके हिसाब से प्रेम्बल में ओनली एक ही बार अमेंडमेंट किया गया है, वो है 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। और इस 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के जरिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेम्बल में 3 वर्ड ऐड किए गए, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। ये जो तीनों शब्द हैं प्रेम्बल में 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ऐड किए गए, जब इमरजेंसी का टाइम पीरियड चल रहा था उस दौर में। तो ये तीनों वर्ड ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रेम्बल थी उसमें शामिल नहीं थे, बट लेटर द पीरियड इनको क्या किया गया, इंक्लूड किया गया। अब देखिए जब इन वर्ड को यूज किया गया तो इससे कैसे प्रेम्बल के मायने चेंज हुए। सोशलिस्ट और सेक्युलर जो है उनको ऐड किया गया है सॉवरेन और डेमोक्रेटिक के बीच में, जो कि इस चीज को दिखा रहा है कि पहले यूनिटी ऑफ नेशन की बात करते थे लेकिन अब यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन की बात हो रही है। तो इस तरह से ये हमारा पूरा प्रेम्बल का टॉपिक था जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। क्या इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट के प्रेजेंट स्टेटस है कि इसमें अमेंडमेंट पॉसिबल है या नहीं है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके, मतलब प्रेम्बल से हमको कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में मालूम पड़ता है, इंडियन सोसाइटी के नेचर के बारे में मालूम पड़ता है। सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स के जरिए हमने समझ लिया है कि कैसे जो है प्रेम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का एक समरी डॉक्यूमेंट है जिसको पढ़ के हमें ओवरऑल पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज हो जाती है।
मतलब एक ओवरव्यू सा मिल जाता है। तो ये था हमारी क्लास, जिसमें आज हम लोगों ने प्रेम्बल टॉपिक को कवर कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। एंड अगर आपके फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप देखिए कि लगातार ये सीरीज जो कंटिन्यू कर रहे हैं, इसमें और क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास भी कोई सजेशन है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्लास समझ में आएगी। ओके, जय हिंद, जय भारत।